परफेक्ट। तो अगर मैं बात करूं एजेंसी की, व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी? एजेंसी मींस अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। व्हाट इज एजेंसी? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, बेसिक फंडा बहुत सिंपल है। हर चीज जो आप लीगली कर सकते हो, अगर आपने वो करने के लिए अपने एजेंट को अपॉइंट किया, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया, राइट, तो आपके बिहाफ पे भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसी के एंगल से बात करेंगे, राइट। वो आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, आपके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। ओके, ठीक है। सो जो बंदा रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे बोलते हैं एजेंट, एंड जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। बाकी ये सब कोई काम का नहीं है। आगे बढ़े। और इज द टू टेस्ट ऑफ एजेंसी? देखो, दो कंडीशंस हम लोग चेक करते हैं। कई बार इसमें भी छोटा बड़ा कोई क्वेश्चन आ गया तो आ जाता है। ठीक है, हम दो चीजें चेक करते हैं कि क्या एजेंसी का रिलेशनशिप है या नहीं। नंबर वन, क्या वो अपने एक्ट पे आपको बाइंड कर सकता है? बाइंड कर सकता है मतलब लाइबल कर सकता है, राइट। जैसे एजेंट अगर मेरे बिहाफ में मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेरे बिहाफ में वो एक्ट कर रहा है, हेलो, किसके साथ में कर रहा है? थर्ड पार्टी के साथ में। तो अगर वो थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है सच दैट उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं लाइबल हो जाऊंगा, यानी मैं बाउंड हो जाऊंगा, राइट। अगर ये दोनों भी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो वो मेरा क्या है? एजेंट है। यही फर्क होता है एजेंट और सर्वेंट में। सर्वेंट में देखा है, सर्वेंट आपके बिहाफ में एक्ट कर सकता है, हेलो, आप जो डायरेक्शन देंगे वो काम कर सकता है, बट आपके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आपके बिहाफ में वो थर्ड पार्टी को आपसे बाइंड नहीं कर सकता। ये डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल, एजेंट एंड सर्वेंट। ओके एवरीवन, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, अगर गलती से आ गया तो आपको आना चाहिए। ठीक है, क्विट फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, याद मत करना, नहीं आएगा। ठीक है, इस मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है एजेंसी। दैट इज ही हु एक्ट्स थ्रू अ एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग। मतलब अगर आपका बिहाफ में आपका एजेंट एक्ट कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली कौन एक्ट कर रहा है? प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है। गलती से अगर दिख गया तो थोड़ा सा ध्यान रखना, चांसेस बहुत कम है। ओके, देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑफ एजेंट। देखो, हु में एम्प्लॉय एजेंट? एजेंट एम्प्लॉय कौन करता है? प्रिंसिपल अपॉइंट करता है। याद रखना, प्रिंसिपल हैज टू बी मेजर, प्रिंसिपल माइनर नहीं हो सकता। ही हैज टू बी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। Thus, a minor or a person of unsound mind cannot appoint an agent. यानी प्रिंसिपल मेजर होना चाहिए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड होना चाहिए। वेयर एज अगर मैं एजेंट की बात करूं तो एजेंट माइनर भी हो सकता है, एजेंट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों आपके एक्ट पे, हेलो, उसके एक्ट पे आप लायबल हो गए हो। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, उसके एक्ट पे आप लायबल हो रहे हो, मतलब अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट तो आपके बिहाफ में हो रहा है ना, तो आपने मेजर होना कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप ही माइनर हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर नहीं सकते तो आपका जो एजेंट है वो एजेंट माइनर भी हुआ तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या एजेंट मेजर भी हुआ तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं भाई। ठीक है, पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रिंसिपल ही माइनर रहेगा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड रहेगा, तो क्या वो केपेबल रहेगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? ठीक है, तो ऐसे केस में फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, भले ही एजेंट मेजर हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेकेंड पॉइंट, एजेंट माइनर हुआ तो क्यों चलेगा, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड रहा तो क्यों चलेगा? ये पॉइंट समझना आराम से। ठीक है, क्योंकि वैसे भी उसके एक्ट में वो लायबल नहीं होता, प्रिंसिपल लायबल होता है। तो अगर वो इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट भी है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज, एजेंसी दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, नंबर वन, एक्ट ऑफ एजेंट इज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट ने कोई भी एक्ट किया जो उसके अथॉरिटी में है। ओके एवरीवन, तो हम मान लेंगे कि भाई एक्ट ऑफ एजेंट इज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, एज ए प्रिंसिपल खुद वो एक्ट कर रहा है। ओके एवरीवन, ठीक है। तो पहला रूल क्या है? एक्ट ऑफ इज इक्वल टू एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। ओके, बट
बट एजेंट क्या एक्ट कर सकता है? एजेंट कैन एक्ट व्हाट प्रिंसिपल, एजेंट कैन डू व्हाट प्रिंसिपल कैन डू. मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर प्रिंसिपल जेल के अंदर है, कन्विक्ट है, तो वो डिस्क्वालिफाइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन नहीं कर सकता. हेलो, तो फिर उसका एजेंट भी बाहर नहीं कर सकता. तो एजेंट वो ही कर सकता है जो कौन कर सकता है? प्रिंसिपल करता है. अगर प्रिंसिपल माइनर है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो क्या उसका एजेंट कर सकता है? नहीं. तो ये दो बेसिक रूल याद रखना. यानी अभी तक की कहानी में फिर से रिपीट करता हूं. व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी? एजेंसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. ओके, ठीक है. एजेंट आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है उसे बोलते हैं एजेंट, और जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल. ओके, ठीक है. टू टेस्ट ऑफ एजेंसी क्या है? अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है. नंबर वन, कोई आपके बिहाफ में थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सच दैट उस कॉन्ट्रैक्ट पे आप क्या हो जाओ? बाइंड हो जाओ, तो उसे बोलते हैं. ठीक है, तो ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही थी, मतलब वो आपका एजेंट है. प्रिंसिपल शुड बी मेजर एंड पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ऑल दो माइनर कैन बी, एजेंट कैन बी माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्योंकि वैसे भी उसके एक्ट पे प्रिंसिपल लायबल नहीं हो रहा. ऑल दो हम ऐसा बोलते हैं कि यू आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क अगर आप अपॉइंट कर रहे हो किसको? माइनर को या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एज अ एजेंट. क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर एजेंट ने कुछ भी रॉन्ग डूइंग किया तो हम माइनर को, एजेंट को लायबल कर सकते हैं, राइट? लेकिन इस केस में हम उसे लायबल भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल. समझा क्या? ये देखो बेस्ट एग्जांपल. A appoints M a minor as his agent to sell his watch for cash at price not less than 700. ठीक है, एजेंट कौन है? माइनर है. उसे बोला कि भाई 700 से कम में बेचने का नहीं, और उस नारायक ने कितने में बेच दिया? 350 में. इज इट क्लियर? तो इज द सेल वैलिड? द आंसर इज यस, द सेल इज वैलिड. ओके, सेकेंड पॉइंट. अब लीगल पोजीशन क्या है? प्रॉब्लम क्या है? नॉर्मली अगर वो एजेंट होता तो उसने हमारा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया, तो बचा हुआ 350 हम उससे पर्सनली रिकवर करते, राइट? ठीक है, बट यहां पे वो भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है? माइनर है. Thus, in the given case, D gets a good title to the watch. M is not liable to A for his negligence. Okay. Next point, consideration जरूरी नहीं है. एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप बनने के लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है. इससे मुझे याद आया, हमने 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट देखे थे, उसमें से इंडेमनिटी में कंसेशन रिक्वायर्ड है, गारंटी में नहीं भी रहा चलेगा, बिल में नहीं भी रहा चलेगा, प्लेज में कंपलसरी है, एजेंसी में नहीं भी रहा तो चलेगा. इन्हें 5 में से कहाँ कंसिडरेशन नहीं चलेगा? गारंटी, बिलमेंट एंड एजेंसी. ओके एवरीवन, बात करते हैं मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी. कैसे कैसे एक एजेंसी क्रिएट हो सकती है. सबसे इजी तरीका क्या है? एक्सप्रेस. चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो. क्या तू मेरा एजेंट बनेगा? हाँ मैं बनूंगा. ओके, आगे बढ़ू. नेक्स्ट है इंप्लाइड अथॉरिटी. भले ही एक्सप्रेस नहीं किया कि वो आपका एजेंट है, हेलो, ठीक है, बट बाय कंडक्ट मालूम पड़ता है कि वो आपका एजेंट है. ठीक है, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस और बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. ठीक है, अभी हम जितने भी एग्जांपल्स देखने वाले हैं सब इनडायरेक्टली इंप्लाइड एजेंसी के ही एग्जांपल्स है जो हम आगे देखने वाले हैं. ओके एवरीवन, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं. ए ओन्स अ शॉप इन श्रीरामपुर, लिविंग हिमसेल्फ इन कलकत्ता एंड विजिटिंग द शॉप ओकेशनली. The shop is managed by B and he is in habit of ordering goods from C in the name of A. मतलब A प्रिंसिपल था, शॉप कौन मैनेज कर रहा है? B. वो आज तक C से गुड्स परचेस करता था, हेलो, और पैसा A के फंड से आता था, A के नॉलेज से, राइट? अब हुआ क्या देखो. Discuss the rights or the positions of Indian Contract Act, whether B is authorized to conduct the business in name of the A. Implied हो गया ना,
कि भाई वो ए के बिहाफ में डील कर रहा है। अब इससे देखो फर्क क्या पड़ेगा क्वेश्चन में, इससे क्वेश्चन में ये फर्क पड़ेगा कि आगे जाके अगर बी ने कोई पर्सनल पर्पस के लिए भी खरीद लिया उसको बिना बताए, ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए भी खरीद लिया उसको बिना बताए, तो क्या ए को पैसा पे करना पड़ेगा सी को? आंसर इज यस, क्योंकि आज तक सी को लगता था कि बी उसका एजेंट है ए का। अब उसने उसको बताया थोड़ी कि उस पर्सनल पर्पस के यूज कर रहा है, तो भाई ए को पैसा पे करना पड़ेगा सी को, भले ही ए बाद में रिकवर करेगा वो पैसा किससे? बी से। ओके, आगे बढ़ू, ठीक है। सो शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एजेंसी बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब होता है यू कैन नॉट डिनाई, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एजेंसी बाय एस्टॉपल मतलब यू कैन नॉट डिनाई। देखो वो मेरा एजेंट नहीं था, वो मेरा एजेंट नहीं था, या तो मैंने खुद ने ही किसी को रॉन्गली रिप्रेजेंट किया कि वो मेरा एजेंट है, क्लियर? या तो मैंने खुद ने ही किसी को रॉन्गली रिप्रेजेंट किया कि वो मेरा एजेंट है जबकि वो एजेंट नहीं था, या फिर उसने मेरे सामने किसी को बोला कि वो मेरा एजेंट है और मैंने मना नहीं किया। फिर से दोनों में केस समझ लेना, बेस पकड़ लो कि वो मेरा एजेंट नहीं था, हेलो, वो मेरा एजेंट नहीं था, बट अगर मैंने किसी को रॉन्गली रिप्रेजेंट किया कि वो मेरा एजेंट है, या फिर उसने किसी को रॉन्गली रिप्रेजेंट किया कि वो मेरा एजेंट है मेरे सामने और मैंने डिनाई नहीं किया उस समय, समझा क्या? तो अब जिसके सामने मैंने बोला या उसने बोला, उसने अगर उसे एजेंट समझ के उसके साथ में कांटेक्ट किया तो क्या उस कांटेक्ट में मैं लायबल होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि पहले मैंने रिप्रेजेंट किया कि वो मेरे एजेंट समान है, तो अब मैं डिनाई नहीं कर सकता। ओके, देखो, इफ अ पर्सन मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन टू थर्ड पर्सन दैट अ सर्टेन पर्सन इज हिज एजेंट, दिख रहा है क्या? थर्ड पर्सन इज हिज agent and a third party believing such representation to be true enters into contact with pretended agent, then the person making such representation is prevented from denying the truth। आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद नहीं बोला था कि वो एजेंट है, राइट? he may be held liable as a principal by such third party। second, agency by estoppel may be created when following essentials are fulfilled। number one, प्रिंसिपल ने खुद ने क्या किया? रिप्रेजेंटेशन किया, हेलो, और प्रिटेंडेड एजेंट इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल, दोनों भी ऑप्शन है, राइट? सच रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट स्टेट दैट द एजेंट हैज अथॉरिटी टू डू सर्टेन एक्ट ऑल्दो रियली हैज नो अथॉरिटी। सही है ना? उसका एक्चुअली थी क्या? वो एजेंट था क्या? एक्चुअली नहीं, पर हमने बोला कि भाई वो मेरा एजेंट है, वो ये कर सकता है। द प्रिंसिपल मस्ट हैव इंड्यूस, हमने किसके सामने बोला? थर्ड पार्टी के सामने बोला। द थर्ड पर्सन मस्ट हैव बिलीव द रिप्रेजेंटेशन एंड मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिलीफ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो मैंने बोला, हेलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? सबसे पहले तो मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, जबकि एक्चुअली अथॉरिटी थी क्या? नहीं थी। की पॉइंट्स पकड़ना, ठीक है। मैं थर्ड पार्टी को इंड्यूस किया और थर्ड पार्टी ने वो बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। ये कुछ कंडीशंस है एजेंसी बाय एस्टॉपल के। ओके, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड ये कंडीशंस लर्न कर लेना, क्योंकि इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। की पॉइंट्स पकड़ लेना। सबको समझेगा एजेंसी बाय एस्टॉपल क्या होता है? देखो नीचे MT मार्क 21 में, और इज द मीनिंग ऑफ एजेंसी बाय एस्टॉपल, ये देखो ऊपर मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने किसी थर्ड पर्सन का आपने रिप्रेजेंट किया कि वो आपके एजेंट है जबकि वो एक्चुअली एजेंट नहीं था, या उसने रिप्रेजेंट किया कि आपका एजेंट है और आपने डिनाई नहीं किया, तो ठीक है, ऐसे केस में अगर वो थर्ड पार्टी आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में वो पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो ही विल बी टीम टू, वो आपको बाइंड करेगा। और अदर एसेंशियल कंडीशंस फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी, दिख रहा है आप लोग को? उसने रिप्रेजेंट करना चाहिए,
कि वो उसका एजेंट है, जबकि या फिर सेकंड पॉइंट, ठीक है, नंबर 2 उसकी अथॉरिटी नहीं होना चाहिए ना, सही में एजेंट नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेशन इंड्यूस होके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एजेंसी बाय नेसेसिटी। क्या बोला? एजेंसी बाय नेसेसिटी। इसे बोलते हैं एजेंसी बाय इमरजेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए एक कंसेप्ट है। डन, स्टार्ट करूं? वो मेरा एजेंट नहीं था। हेलो, वो मेरा एजेंट नहीं था, बट ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि उसको मेरे बिहाफ में एक्ट करना पड़ा मुझे सेव करने के लिए। जैसे मैंने ट्रांसपोर्टर को ठीक है, सपोज टमाटर लेके भेजा किसी दूसरी सिटी में ट्रांसफर करने के लिए, राइट, किसी दूसरी सिटी में भेजने के लिए, तो उसका काम था सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का, राइट। हुआ क्या, बीच में कहीं पहाड़ वहाड़ पे, ठीक है, पहाड़ वहाड़ गिर गए या जो भी प्रॉब्लम हो गया वो हो गया, नेचुरल कैलामिटी, और 2-3 दिन वहां पे स्टैंड हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। अब टोमेटोज खराब होना शुरू हो गए थे। हेलो, ठीक है, वो मुझे फोन भी नहीं कर पा रहा था, वहां पे नेटवर्क अटैक के भी इशू थे। तो मुझे सेव करने के लिए उसने वहीं पे टोमेटो बेच दिए। तो क्या उसके टोमेटो के सेल पे, ठीक है, मैं बाइंड रहूंगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट मुझ पर एप्लीकेबल रहेगा? तो कुछ कंडीशन चेक करते। रेडी सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसिटी होनी चाहिए। आई होप आप मेरे साथ में ऑनलाइन करते चल रहे हो। क्या आप नेसेसिटी थी कि उसको मेरे बिहाफ में एक्ट करना पड़ा था? क्या नेसेसिटी थी? क्या उसने मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था? नेसेसिटी थी, उसने मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। नंबर 1, 3, उसने रीजनेबल केयर लेना चाहिए। मतलब अगर वो सेल वेल कर रहा है तो उसने प्रॉपरली कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम प्राइस में बेच सके, राइट। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट इन पोजिशन टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। सही है ना, वो मुझे कॉल नहीं कर पा रहा था, वरना वो कॉल करता था, हम ऐसी बात कर रहे थे। एंड एक्ट वॉज डन बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब फॉर बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एजेंसी बाय नेसेसिटी। वो मेरा एजेंट नहीं था, बट एक नेसेसिटी आ गई जिससे मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे मेरे बिहाफ पे एक्ट करना पड़ा, और मुझसे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। तो अगर मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे बेनिफिट के लिए, रीजनेबल केयर के लिए करते हुए वो एक्ट करता है, तो हम मान लेंगे कि वो मेरा। अगेन ये कंडीशन भी आपको लर्न करनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो, व्हाट इज एजेंसी अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी? देख लिया। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड इमरजेंसी? गिव आंसर द क्वेश्चंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। देखो, आर इंस्ट्रक्टेड एज अ ट्रांसपोर्टर टू सेंड अ कंसाइनमेंट ऑफ एप्पल्स। यहाँ टोमेटो की जगह क्या आ गया? एप्पल। आफ्टर कवरिंग हाफ द डिस्टेंस, सुरेश फाउंड द एप्पल्स विल पेरिश बिफोर रीचिंग चेन्नई। He sold the same at half the market price. R should S decide whether he will succeed. क्या R succeed करेगा S को शुरू करने में? तो अभी और कुछ दिया हुआ नहीं है ना, तो हम अज्यूम करते हैं कि सारी कंडीशंस जो है वो कंडीशंस क्या हो रही है? फुलफिल। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लॉ में आपको ये कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी, और लिखना पड़ेगा अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम मान लेंगे कि वो आपका एजेंट है और उसके एक्ट पे हम बाइंड करेंगे, राइट। फिर कंक्लूजन में आंसर लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे हियर द एजेंट एक्टेड इन इमरजेंसी एंड देयरफॉर उससे जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट पे वो आर को वो करेगा, आर उसके खिलाफ स्यू नहीं कर सकता। ओके, देखो 2 केस देख लिया। नंबर 1, एजेंसी बाय एस्टॉपल। वो मेरा एजेंट नहीं था, पर मैंने ही किसी के सामने बोल दिया या उसने बोल दिया, मैंने डिनाई नहीं किया। सेकेंड केस में वो मेरा एजेंट नहीं था, बट एक नेसेसिटी वाली सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई कि उसको मेरे बिहाफ में एक्ट करना पड़ा। ओके एवरीवन, देखो कितने बार ये क्वेश्चन आया है, कई बार टोमेटो, कई बार एप्पल, कई बार पाइनएप्पल, ऐसा कुछ तो देगा, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ू। नेक्स्ट, एजेंसी बाय राइटिफिकेशन। अगेन वो मेरा एजेंट नहीं था,
वो मेरा एजेंट नहीं था। ये सारे इंप्लाइड वाले एग्जांपल दे रहे हैं। बट उसने थर्ड पार्टी यानी बाहर वाले लोगों को जाके बोला कि वो मेरा एजेंट है। क्या वो मेरा एजेंट था? नहीं। और उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिया मेरे बिहाफ में। अभी कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल थे, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इन कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर दिया। फिर से क्या वो मेरा एजेंट था? नहीं। बच्चों को हमेशा इस पर एग्जाम्पल देता हूं कि मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया कि मुझे सेल्समैन अपॉइंट करना है, ठीक है। मेरे पास आया रॉकेट सिंह। कौन आया? रॉकेट सिंह, कि मैं बेस्ट सेल्समैन बनूंगा। अगर रॉकेट सिंह सॉरी, एक दिन पहले मैंने किसी को अपॉइंट किया, तुमको अपॉइंट नहीं कर सकता। उसने अपने ईगो पे लिया और गांव गांव शहर शहर जाके उसने लोगों को बोला कि वो मेरा एजेंट है, और उसने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिया। तो जब उसने कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया, क्या वो मेरा एजेंट था? ऐसे पर्सन बोलते हैं हम प्रिटेंडेड एजेंट। क्या बोलते हैं? प्रिटेंडेड एजेंट। और क्या मैं एक्चुअली उसका प्रिंसिपल था? तो मुझ पर तो एलिगेशन लगाया था ना कि मैं प्रिंसिपल हूं। देखो एलिगेशन मतलब जो सही नहीं है, ठीक है। ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी एजेंट, इसलिए उसे बोलते हैं प्रिटेंडेड एजेंट। मुझ पे एलिगेशन लगाया कि मैं प्रिंसिपल हूं, जबकि मैं एक्चुअली प्रिंसिपल था क्या? नहीं। हेलो। बट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के बाद में मैंने क्या कर दिया, उस एक्ट को रेटिफाई कर दिया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मुझ पे एनफोर्सेबल होगा? यस। क्लियर? अरे मतलब इन शॉर्ट मेरे ऊपर है ना रेटिफाई करना है कि नहीं करना है। ये कोई कंडीशन रूल नहीं है कि बेनिफिट के लिए हुआ कि नहीं हुआ। मेरे ऊपर है कि मुझे रेटिफाई करना है कि नहीं करना है। समझा क्या? इफ अ पर्सन acts on behalf of another person, the president acts without the knowledge or consent of head principal, and afterwards the head principal accepts such act. तो फिर एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, इसके लिए कुछ असेंशियल्स है, और असेंशियल्स पे भी थ्योरी क्वेश्चन आ चुके हैं पास में। कुछ की पॉइंट पकड़ते हैं। शुरू करूं? ठीक है। सबसे पहले मुझे सारे मटेरियल फैक्ट, इसका मतलब है, ठीक है, मुझे नॉलेज होना चाहिए अबाउट ऑल मटेरियल फैक्ट, ठीक है। नंबर 2, रेटिफिकेशन हमेशा होल के लिए होता है, पार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होता। ओके, मुझे सारे मटेरियल फैक्ट मालूम होने चाहिए। रेटिफिकेशन हमेशा होल के लिए होता है। नंबर 3, रेटिफिकेशन से इंजुरी नहीं होना चाहिए थर्ड पर्सन को, मतलब उसको कोई लॉस नहीं होना चाहिए सामने वाले को। जिस कॉन्ट्रैक्ट में किया, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे किया था, उसी को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं रेटिफाई कर दूं जिससे सामने वाले को लॉस हो रहा है। ऐसा कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं करता जिससे उसको लॉस हो। आगे बढ़ो। ये रेटिफिकेशन रीजनेबल टाइम के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है, एंड सामने पार्टी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइट। एंड लास्ट पॉइंट, यू कैनॉट रेटिफाई समथिंग विच इज इलीगल और वॉइडेबल इशू। रेटिफिकेशन का एक रूल है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होना चाहिए तो आप रेटिफाई कर सकते हो, लेकिन जो पहले से वॉइड है या इलीगल है, आप उसे रेटिफाई नहीं कर सकते। ओके एवरीवन, देखो की पॉइंट्स के रेटिफिकेशन के बाजू में लिख के रख लो की पॉइंट्स। कैसे की पॉइंट्स भी आपसे पॉइंट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन से व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ रेटिफिकेशन, राइट एवरीवन? एसेंशियल्स ऑफ रेटिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या बोला, सारे मटेरियल फैक्ट मुझे मालूम होने चाहिए, राइट। जो भी रेटिफिकेशन करना है सिर्फ होल कॉन्ट्रैक्ट के लिए करना है, पार्ट के लिए अलाउड नहीं है। नो इंजूरी टू थर्ड पार्टी।
विद इन रीजनेबल टाइम, शुड नॉट बी इलीगल और void. एंड लास्ट पॉइंट, उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा. उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा. ओके, लिख लिया. आगे बढ़े. परफेक्ट. लास्ट है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ओके, इसमें रूल बहुत सिंपल है. वाइफ इज अ इम्प्लाइड एजेंट ऑफ हस्बैंड. यानी वाइफ जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हस्बैंड उस कॉन्ट्रैक्ट पे लायबल होगा. ठीक है. लड़कियां बहुत खुश होगी, बट रुको रुको, कुछ कंडीशंस भी है. नंबर 1, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ किसके लिए होना चाहिए? नेसेसिटी के लिए. नेसेसिटी को डिफाइन किया है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी. रुको 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 जरा रुको. नंबर 2, दे शुड लिव इन अ हाउस होल्ड लाइक हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक है, तो एक हाउस होल्ड में रहना चाहिए. ओके. एंड हस्बैंड लायबल होगा प्रोवाइडेड ही डज नॉट गिव सफिशिएंट अमाउंट टू बॉन्ड सच नेसेसिटीज. ठीक है. तो प्रोवाइडेड आपको, गर्ल्स को या विमेन को, ठीक है, वो सफिशिएंट पैसा नहीं देता वो नेसेसिटीज को बॉन्ड करने के लिए. अगर सफिशिएंट पॉकेट मनी देता है ये सब खर्चे करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा, जो लड़कियां फिर से खुश हो रही है उनको बता दूं, क्लोथिंग में नेसेसिटी 1, 2, 3 कपड़े हैं. समझा क्या? ठीक है. अगर आप 10 साड़ियां खरीद रहे हो, 25 कपड़े खरीद रहे हो, वो नेसेसिटी नहीं है, वो लग्जरी मानी जाएंगी. ओके. अच्छा. आगे बढ़े. ठीक है. ये क्वेश्चन देखना. क्वेश्चन कैसा था? आरती इज द वाइफ ऑफ नरेश. शी परचेज सम साड़ी. देखो साड़ी दिख रहा है. ये क्वेश्चन में मेकअप होता तो कहानी दूसरी होती. ऑन क्रेडिट फ्रॉम रेनबो सिल्क जयपुर. मतलब रेनबो सिल्क जयपुर डिमांड द अमाउंट फ्रॉम नरेश. देखो हस्बैंड से अमाउंट मांगा. नरेश रिफ्यूज. मिसेस रेनबो सिल्क जयपुर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट नरेश फॉर सेड अमाउंट. देखो तीनों कंडीशन में से सिर्फ नेसेसिटी लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी कहीं मेंशन किया हुआ है नहीं, तो मान लेंगे कि डीम्ड है कि ये दोनों कंडीशन भी एप्लीकेबल है. अनलेस उल्टा दिया हुआ है. अगर क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ है कि हस्बैंड सफिशिएंट पैसा पे करता था या ये लोग अलग रह रहे थे तो कहानी अलग है, वरना ये बाकी सब कंडीशन हमको डीम करनी पड़ेंगी. ओके. तो यहां पे जब आंसर लिखोगे तो क्या नरेश लायबल होगा? यस. ये 3 कंडीशन लिखना है आपको और कंक्लूजन में आंसर लिखना है. आगे बढ़े क्या हम? अच्छा है प्रोविजन. ओके. आगे बढ़े. ठीक है. तो एजेंसी क्या होता है देख लिया. प्रिंसिपल की कंपटेंसी होना चाहिए, जिनके नहीं भी हुआ तो चलेगा, वो देख लिया. ठीक है. एजेंसी बाय एक्चुअल अथॉरिटी. एक्सप्रेस अथॉरिटी मतलब ओरल और रिटर्न. बाकी जितने भी देखे हमने सारे क्या देखे? इम्प्लाइड. एजेंसी बाय ऑस्टोपल, वो मेरा एजेंट, या तो मैंने रिप्रेजेंट किया गलत या फिर उससे रिप्रेजेंट किया मैंने डिनाई नहीं किया. ये कंडीशंस लर्न करना है. राइट. एजेंसी बाय नेसेसिटी, अगेन वो मेरा एजेंट नहीं था, बट वहां पे एक इमरजेंसी की सिचुएशन आई और मेरे बिहाफ में उसने एक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, बोनाफाइड था, मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे थे. ओके एवरीवन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एजेंसी बाय राइटिफिकेशन, वो मेरा एजेंट
नहीं था, पर उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, सिक्योर किए। जब वो सिक्योर कर रहा था तब वो कौन सा एजेंट था? एपिडेंट एजेंट था। वेरी गुड। और मैं था अलीज प्रिंसिपल, पर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर दिया। इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, ठीक है। एनसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। आगे बढ़ो। सी एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? सी उसके एक्ट पे हम लाइबल हो रहे हैं। हेलो, उसके एक्ट पे हम लाइबल हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं। तो हम उसके वही एक्ट पे बाइंड हो सकते हैं जो उसके अथॉरिटी में है। सही है क्या? अगर वो कोई चीज उसके अथॉरिटी में नहीं होगा तो क्या हम उसके एक्ट पे बाइंड होंगे? जैसे मैंने अपने एजेंट को नोट्स बेचने के लिए अपॉइंट किया, नोट बेचने के लिए ही अपॉइंट किया। अगर उसने लेक्चर बेच दिया तो क्या उसके एक्ट में लाइबल होगा देने के लिए? नहीं। वाइस वर्सा, जब उसने लेक्चर बेचा वो पेटेंट एजेंट था। हेलो, मैं चाहूँ तो उसको अपने उसके एक्ट को क्या कर सकता हूँ? आप समझा अच्छे से? तो नॉर्मली जो उसके अथॉरिटी में होगा उसके एक्ट पे मैं बाइंड होऊंगा। ये रूल का एक एक्सेप्शन है, वो है इमरजेंसी। क्या एक्सेप्शन है? इमरजेंसी। इमरजेंसी में वो उसके अथॉरिटी में हो या ना हो, अगर उसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया, बोनाफाइड एक्ट थी, मुझसे कम नहीं कर, वो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, हेलो, फिर उसकी की हुई एक्ट पे आई विल बी लायबल। देखो, एजेंट, वो सेक्शन 198 ऊपर भी देखा था आपने, उससे वो उसी से रिलेटेड सेक्शन ही चलता है। ये देखो 199। आगे बढ़ो, क्या बोलता है देखो। An agent having authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. यानी उसकी अथॉरिटी क्या है? हर वो लॉफुल चीज को करने के लिए जो उस एक्ट को करने के लिए नेसेसरी होता है। Agent having authority to carry on business has authority to do every lawful thing necessary for that purpose or usually done in course. ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूं, सेकंड पॉइंट से भी अपना काम बनता है। सही है क्या? इन शॉर्ट क्या क्या उसकी अथॉरिटी में? हर लॉफुल चीज जो वो पर्पस को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी था, जो यूजुअली किया जाता है उस बिजनेस को करने के लिए, राइट? जैसे यहां पे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना, सारे एग्जांपल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं सारे एग्जांपल्स पढ़ूंगा आपके साथ में, राइट? ए इज एम्प्लॉयड बाय बी रेसिडिंग इन लंडन टू रिकवर एट मुंबई अ डेट। तो उसने एजेंट को अपॉइंट किया क्या करने के लिए? डेट रिकवर करने के लिए। मुझे बताओ, क्या डेट रिकवर करने के लिए लीगल प्रोसेस करना पड़ सकता है? क्या वो यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस है? हेलो, तो अगर एजेंट ने कोर्ट में केस किया, क्या उसके एक्ट में मैं बाइंड करूंगा? आंसर इज यस। क्यों? अरे भाई, डेट रिकवर करने के लिए यूजुअल वे कि आप कोर्ट में केस करते हो, तो आपके एजेंट ने आके बिना बिहाफ पे कोर्ट में केस कर दिया, तो क्या आप बाइंड करोगे? यस। देखो बी, ए कंस्टिट्यूट्स बी एज एस एजेंट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ शिप बिल्डर, राइट? बी में परचेज टिम्बर एंड अदर मटेरियल्स एंड हायर वर्कमैन फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। समझा आप? यानी आपने मुझे एजेंट ने बोला शिप बिल्डर का काम करने के लिए, तो शिप बिल्डर से रिलेटेड जो भी काम होगा, जैसे टिम्बर परचेज करना या फिर मटेरियल्स या वर्कमैन हायर करना, तो वो सब वो कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जल्दी से, एमटीबी सप्लीमेंट 22 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। वीट कैरी करने के लिए हायर किया था। द वेसल गॉट स्टैंडेड ऑन द रीफ इन अ सी 300 miles फ्रॉम द डेस्टिनेशन। स्टैंड हो गया, भटक गया। द शिप्स मैनेजिंग एजेंट साइंड अ सैल्वेज एग्रीमेंट फॉर मिस्टर शिप, मतलब इंश्योरेंस एग्रीमेंट। तो क्या उसने इंश्योरेंस एग्रीमेंट मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया? तो भले उसके राइट में नहीं है। The goods being perishable, the server stored it at its own expense. Server intimated the whole incident to cargo owner. The ship refused to reimburse the server. तो क्या उसे रिम्बर्स करना पड़ेगा? यस। तो भले इसकी एक्चुअल अथॉरिटी में नहीं होगा, लेकिन ये किसके कौन सी अथॉरिटी में हो गया? इंप्लाइड अथॉरिटी में हो गया। ओके, डन।
अथॉरिटी समझ गया। अब आते हैं एकदम भारी कंसेप्ट पे, सब एजेंट और सब्सिडी एजेंट। भारी मतलब ये लोगों को बहुत डिफिकल्ट जाता है, लोगों को समझता नहीं है। जबरदस्त कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है, बच्चों को समझता ही नहीं एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है, फंडा क्या है, राइट। सो सब एजेंट मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैंने अपना एजेंट अपॉइंट किया कोई काम को करने के लिए, तो मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया कोई काम को करने के लिए। सपोज मैं हूं ए, मैंने अपॉइंट किया किसको, बी को कोई काम को करने के लिए। हेलो, अगर बी ने वही काम करने के लिए किसी और को अपॉइंट किया, डन। तो बी यहां पे जो सी को अपॉइंट कर रहा है, वो मेरे बिहाफ में अपॉइंट कर रहा है कि खुद के बिहाफ में अपॉइंट कर रहा है। अगर वो खुद के बिहाफ में अपॉइंट कर रहा है, ओके, तो इसे बोलेंगे सब एजेंट। क्या बोलेंगे, सब एजेंट। जैसे मैंने क्लास से सेल करने के लिए किसी को अपॉइंट किया, उसने ही मेरी क्लास सेल करने के लिए किसी और को अपॉइंट किया, तो वो अपॉइंट अपने बिहाफ में कर रहा है कि मेरे बिहाफ में कर रहा है, खुद के बिहाफ में कर रहा है, राइट। इसे बोलेंगे क्या, सब एजेंट। क्लियर। वाइस वर्सा सब्सिडियरी एजेंट क्या है बता दो मैं आपको। डन, मैंने एक बी को अपॉइंट किया क्लासरूम से क्लासेस सेल करने के लिए। हेलो, बी ने बोला कि सर क्लासेस सेल करने के लिए अपने को एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं वेबसाइट के डेवलपर को अपॉइंट करता हूं आपके बिहाफ में, डन, ठीक है। तो ऐसे केस में अब उसने सी को अपॉइंट किया, लेकिन सी को खुद के बिहाफ में अपॉइंट किया कि मेरे बिहाफ में अपॉइंट किया, यानी कोई काम के लिए बी को सी ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी डायरेक्टली सी यहां पे मेरा एजेंट बन जाएगा। जबकि ऊपर वाले केस में सी मेरे एजेंट का एजेंट रहेगा। समझा क्या? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्सिडियरी एजेंट। क्लियर? हाँ, लेकिन यहां पे खुद के बिहाफ में और यहां पे मेरे बिहाफ में बेसिक रूल याद रखना कि यू कैनॉट अपॉइंट सब एजेंट, ठीक है। एक रूल बोलता है डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट, यानी जो खुद ही डेलीगेटेड है वो किसी और को अपना काम डेलीगेट नहीं कर सकता। नॉर्मली यू कैनॉट अपॉइंट सब एजेंट, ठीक है। बट अगर नेचर ऑफ बिजनेस वैसा है, प्रिंसिपल ने अलाउ किया हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, तो आप सब एजेंट भी अपॉइंट कर सकते हो। क्लियर है? जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों बेसिस समझ गया सबको? इस पे अभी आगे और खेलेंगे अपन, क्या खेलेंगे देखते हैं आराम से। शुरू करूं पढ़ना एक बार। अ सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। देखो, एम्प्लॉय किसने किया? एजेंट ने। वो किसके कंट्रोल में एक्ट कर रहा है? एजेंट के। क्लियर? द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, वो छोड़ो। नॉर्मली अ सब एजेंट इज नॉट अपॉइंटेड, ठीक है। सब एजेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ओके। नॉर्मल सब एजेंट अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है, वो देख लिया अपन ने। हाउ एवर देयर आर सर्टन सर्कमस्टेंसेस वेयर एजेंट कैन अपॉइंट सब एजेंट, ठीक है। कुछ है वो अपने को मानने की जरूरत नहीं है, नेचर ऑफ द बिजनेस के हिसाब से है बेसिकली। अगर नेचर ऑफ बिजनेस में ऐसा लिखा हो कि वहां सब एजेंट कर सकते, जैसे LIC हो गया, LIC वाले इसमें सब एजेंट्स अलाउ करना अलाउ है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो गया, वहां सब एजेंट अलाउ करना, ठीक है, अलाउड है। तो नॉर्मली तो सब एजेंट आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट कुछ कुछ केसेस में अलाउ कर सकते हैं। डन। अब देखो, इन केस ऑफ प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, जहां पे अलाउड था, राइट, द प्रिंसिपल विल बी बाउंड एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट ऑफ सब एजेंट। सही है ना? जहां पे सब एजेंट अलाउड है वहां पे सब एजेंट जो भी करेगा, क्या मैं उस पर बाइंड होऊंगा? ठीक है। देयर रिलेशनशिप इज ट्रीटेड टू बी एज इफ सब एजेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल हिमसेल्फ। बट अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ गाइस, तो प्रिंसिपल शैल नॉट बी बाइंड बाय द एक्ट ऑफ सब एजेंट। फिर कौन बाइंड रहेगा सब एजेंट के एक्ट पे? एजेंट एक्ट देगा। एजेंट विल बी बाउंड बाय दिस एक्ट। समझा क्या? इस सेम चीज को मैंने नीचे एक टेबल के थ्रू बताया हुआ है।
where sub agent is properly appointed, right? तो principal will be responsible for the act of अगर सब एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्टैक्ट किया, राइट? ठीक है. एजेंट विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल, वो तो रहता ही है, फॉर एक्ट्स ऑफ सब एजेंट. हेलो, सब एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने अपॉइंट नहीं किया. प्रिंसिपल उसके एक्ट पे बाइंड होगा. रिस्पॉन्सिबल मतलब यहां पे क्या होता है, बाइंड होगा. ठीक है. एजेंट विल बी बाउंड टू प्रिंसिपल, बट सब एजेंट डायरेक्टली मुझे बाउंड नहीं होगा. वो किसको बाउंड रहेगा, एजेंट को. समझा क्या? सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड. वो क्या है वो भी देखेंगे आगे. डन, आगे बढ़ो. पर जहां सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ तो प्रिंसिपल बाइंड होगा कि नहीं बाइंड होगा? उसके एक्ट पे थर्ड पार्टी के साथ में बाइंड नहीं होगा. एंड एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू बोथ प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज. यानी लाइबिलिटी अब किसकी आ जाएंगी, एजेंट की. सब एजेंट तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा एजेंट को, बट सब एजेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल. मतलब इन बोथ द केसेस सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता प्रिंसिपल को. अगर प्रॉपरली अपॉइंट हुआ तो मैं बाइंड होऊंगा, प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ तो मैं बाइंड नहीं होगा. इन बोथ द सिचुएशन एजेंट विल बी, यहाँ पे एजेंट लायबल रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल है, बट यहाँ पे एजेंट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल एज वेल एज थर्ड पार्टी है. क्लियर, समझा? नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. वेयर एजेंट होल्ड्स एन एक्सप्रेस इनपुट अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल. यहाँ पे पूरी कहानी क्या है, टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल. वहां एजेंट खुद के लिए एक्ट करने के बंदे को अपॉइंट कर रहा है, यहाँ पे किसके लिए अपॉइंट कर रहा है, प्रिंसिपल के. He has named another person. According to such person is not a sub-agent but agent of principal. यानी उसे बोलते हैं substituted. तो सब एजेंट इज एजेंट ऑफ एजेंट. सबस्टिट्यूट एजेंट इज एजेंट ऑफ प्रिंसिपल. तो यहां ऑब्वियस सी बात होगी, ठीक है, डायरेक्टली उसके एक्ट पे मैं बाइंड होगा और मैं रिस्पॉन्सिबल भी होगा, राइट? देखो एग्जांपल लेना. ए डायरेक्ट्स बी हिज सॉलिसिटर टू सेल हिज एस्टेट बाय ऑक्शन एंड अलाउ किया कि तू ऑक्शनर भी अपॉइंट कर सकता है. तो अगर बी ने ऑक्शनर को अपॉइंट किया सेल करने के लिए तो वो, ठीक है, मैंने बोला तो ऑक्शनर भी अपॉइंट कर सकता है, तो वो ऑक्शनर उसके बिहाफ में अपॉइंट किया, मेरे बिहाफ में अपॉइंट किया. तो सी इज नॉट सब एजेंट बट ही इज अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. समझा क्या? ठीक है. Azhar consigned electronic goods for sale to Aziz. Aziz employed Rahim, a reputed auctioneer, to sell goods consigned to him through auction. ठीक है. Aziz authorized Rahim to receive the process and transfer this process once in 45 days. Rahim sold goods on auction for 2 lakh rupees, but before transferring the process of auction became insolvent. Assess the liability of Aziz. Aziz मतलब कौन हो गया? सब एजेंट ऑन दिस बिहाफ. क्या लगता है आपको? ऑक्शनर अपॉइंट किया. While selecting a substitute agent, the agent is bound to exercise same amount of diligence as a man of ordinary principle. If it does so, he will not be responsible for act or negligence of substitute agent. Hence, if Aziz has exercised same amount of diligence as a man of ordinary person would, he shall not be responsible for to Azhar for proceeds of auction. मतलब एक सिंपल सा फंडा है तो सब्स्टिट्यूट एजेंट ऑक्शनर के कर रहा है. हेलो, ठीक है. अगर उसने ड्यू डिलीजेंस दिखाया, केयर दिखाया अपने एजेंट ने उस बंदे को अपॉइंट करने के लिए, राइट, तो फिर उसके एक्ट में एजेंट लायबल नहीं होगा, ठीक है, प्रिंसिपल खुद बाउंड होगा. ओके एवरीवन, ठीक है. कुछ एक्सेप्शन दिया है कहाँ से एजेंट अपॉइंट होता है. सी, प्रिंसिपल इज नॉट ऑलवेज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ सब एजेंट. सही है ना? कब बाउंड नहीं होता? प्रॉपरली अपॉइंट नहीं होता. आपको समझ गया एकदम अच्छे से. आगे बढ़ो, ठीक है. नेक्स्ट केस ध्यान से देखना. क्वेश्चन. मिस्टर भल्ला इंस्ट्रक्टेड अमन अ मर्चेंट टू बाय अ शिप फॉर हिम. अमन एम्प्लॉयज अ शिप सर्वेयर of good reputation to choose a ship for Mr. Bhalla.
द सर्वेयर मेक्स द चॉइस नेग्लिजेंटली एंड द शिप टर्न्स आउट टू बी अनसीवर्दी एंड इज लॉस. नाउ भल्ला होल्ड्स अमन यानी एजेंट रिस्पॉन्सिबल. अगेन सेम कहानी, ठीक है, अगेन सेम कहानी. कहानी क्या है, अगर उसने नेग्लिजेंस नहीं दिखाया होगा, समझा क्या, तो फिर अमन लायबल नहीं होगा. सर्वेयर भी अपॉइंट करना जरूरी था ऊपर वाले केस में, ठीक है, वो ऑक्शनर भी अपॉइंट करना जरूरी था. ओके, तो ये दोनों एग्जांपल किसका है, सब एजेंट का है. आगे बढ़े. अब थोड़े से पॉइंट बचे हुए हैं, 20-25 मिनट का सेशन बचा हुआ है. शुरू करो फटाफट. अब हम जो भी पढ़ने वाले सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एंगल से है, तो आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा आपको. डन, ठीक है. तो बस समझना पड़ेगा, क्वेश्चन देखते रहना पड़ेगा. सब पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता है. थ्योरी क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा. डन. ड्यूटीज ऑफ एजेंट. फर्स्ट ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट. मैंडेट एग्जीक्यूट करना मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल ने बोला है वो एजेंट ने करना चाहिए. अगर एजेंट ने नहीं किया और क्या हुआ, लॉस हुआ, तो फिर एजेंट को पर्सनली बेयर करना पड़ेगा. सीधा सब में ना एग्जांपल देखते हैं. एजेंट परचेज गुड्स फॉर हिज प्रिंसिपल एंड स्टोर देम इन गोडाउन पेंडिंग देयर डिस्पैच. द एजेंट वाज अंडर इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर देम. देखो मैंडेट क्या दिया था कि इंश्योर करना उसको. He actually charged the premium for insurance but failed to insure the goods. अब गुड्स लॉस हो गए, डैमेज हो गए, ठीक है, क्या होगा, प्रिंसिपल उससे पर्सनली रिकवर करेगा पैसे को. राइट. नंबर 2, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और कस्टम्स. ठीक है, या तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करो या इंस्ट्रक्शन नहीं, जो कस्टम्स है उसको फॉलो करो. अगर फॉलो किया और लॉस हुआ तो फिर टेंशन नहीं है, बट अगर फॉलो नहीं किया और लॉस हुआ तो ही विल बी हेल्ड लायबल. सीधा एग्जांपल पे आना. एयर एजेंट इज एंगेज फॉर मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ बी इन विच इट इज अ कस्टम टू इन्वेस्ट मनी एट हैंड फॉर इंटरेस्ट. एंड जितना ही पैसा बढ़ जाता है वो कस्टम है कि आपने क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए. ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट है क्या प्रिंसिपल उससे रिकवर कर सकता है. यस. बी अ ब्रोकर इन हुज बिजनेस इट इज नॉट द कस्टम टू सेल ऑन क्रेडिट, बट उसने सेल कर दिया क्रेडिट पे. तो कस्टम नहीं था क्रेडिट पे सेल करना, उसने सेल कर दिया और सामने वाला क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया. तो गलती किसकी है, एजेंट की है. समझा क्या. सेम क्वेश्चन एग्जाम में 2018 में आया. कैन यू सी, सेम क्वेश्चन. नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल. मतलब एजेंट ने ड्यू केयर दिखाना चाहिए, ड्यू डिलीजेंस दिखाना चाहिए. ठीक है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में, ठीक है, अगर सामने वाला पर्सन इंस्टॉलमेंट होने वाला था या उसकी क्रेडिट वर्दिनेस क्या है उसने हमेशा चेक करना चाहिए. देखो, ए इंश्योरेंस ब्रोकर एम्प्लॉयड बाय बी टू इफेक्ट द इंश्योरेंस ऑन शिप ओमिट्स टू सी द यूजुअल क्लॉजेस एज इंसर्टेड इन द पॉलिसी. अब भाई ये ड्यू डिलिजेंस हो गया ना कि आपने क्लॉजेस सारे चेक करने चाहिए, उसने चेक नहीं किया, शिप लॉस्ट हो गया और डैमेज आ गया. किसको, प्रिंसिपल को. क्या प्रिंसिपल रिकवर कर सकता है एजेंट से, पक्का. आगे बढ़े. A, a merchant of England directs B, his agent in Mumbai, who accepts the agency to send him 100 bales of cotton. B, having it in the power to send the cotton, omits to do so. Again, instruction follow नहीं किया. कुछ भी डिफिकल्टी आती है उसने कम्युनिकेट करना चाहिए. किससे, प्रिंसिपल से. अगर कम्युनिकेट नहीं किया, खुद से एक्ट किया और नुकसान हुआ तो ही विल बी लायबल. अगर कम्युनिकेट कर दिया फिर नुकसान हुआ तो ही विल नॉट बी लायबल. नॉर्मली हर केस में उसने प्रिंसिपल से क्या लेना चाहिए, कंसेंट लेना चाहिए. अगर उसने प्रिंसिपल से कंसेंट नहीं लिया और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो अलग बात है, वरना ही विल बी हेल्ड लायबल. देखो नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटी टू रिटर्न द बेनिफिट टू प्रिंसिपल. ऑब्वियसली एजेंट जो भी कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ में कर रहा है. तो इसमें एक ही पॉइंट है, जितना भी पैसा आया, हेलो, वो अपना रेम्यूनरेशन रिटेन करके
और उसने कोई एक्सपेंस किया होगा वो रिटेन कर सकता है। उसको छोड़ के जो भी पैसा बचेगा उसने क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल को रेमिट करना चाहिए। सिंपल, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन 216 217 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे बहुत क्वेश्चन आए। देखो ये क्वेश्चन देखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए। देख रहे हैं आप नीचे, देखो लाइन देख लो, झड़ी देख लो। और ये इतने लिखे मैंने 3-4 और छूट गए होंगे। मिस्टर यादव दिल्ली एंगेज मिस्टर शेखावत एज एजेंट टू बाय अ हाउस। ठीक है, उसने हाउस बाय किया कितने में? 50 लाख में। और उसने गड़बड़ी की, होशियारी की। इसने नॉमिनी के नाम पे खरीदा, फिर खुद परचेस किया 60 लाख में, और फिर यादव जी को बेचा 62 लाख प्रिंसिपल को। अगर ईमानदारी से काम करता तो प्रिंसिपल में कोई घर कितने में मिलता? 50 लाख में। अभी कितने मिला? तो क्या 12 लाख का वो सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर रहा था? तो सीक्रेट प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। किसको? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कैन रिकवर सीक्रेट प्रॉपर्टी। बहुत बार क्वेश्चन आता है, राइट? इसका वेरिएशन क्या है वो देखो, बताना आपको। पंकज अपॉइंट श्रुति एज एजेंट टू सेल हिज एस्टेट। श्रुति ऑन लुकिंग ओवर द एसेट बिफोर सेलिंग फाइंड्स कि उसके अंदर ग्रेनाइट माइन है, तो ऑब्वियसली बात है एसेट का प्राइस बढ़ जाएगा, जो एजेंट को, प्रिंसिपल को पता नहीं था। श्रुति ने क्या किया? खुद ने एस्टेट बाय किया। आफ्टर इन्फॉर्मिंग पंकज दैट शी विशेस टू बाय द एस्टेट फॉर हरसेल्फ बट कंसील द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेनाइट माइन। यहां हो गई प्रॉब्लम। अगर उसने ग्रेनाइट माइन का एग्जिस्टेंस बोल के लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं था। कंसील किया तो अब जितना भी सीक्रेट प्रॉफिट वो अर्न करेंगे। देखो यहाँ पर सीक्रेट प्रॉफिट कितने हो गया? 10 लाख का। 10 लाख उसे क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। ये सेक्शन याद करना। तो ये 216 और 217 ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, लर्न कर लेना इसको। ओके, जब भी एजेंट प्रिंसिपल मांगेगा अकाउंट्स देना पड़ेगा। ड्यू टू पे सम्स रिसीव फॉर प्रिंसिपल। काम का नहीं है, नॉट यूज एनी कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, काम का नहीं है, काट भी दिया तो चलेगा। आगे बढ़ो। अब बात कर रहे हैं क्या? राइट्स ऑफ एजेंट। मैंने को ऊपर पॉइंट बताया, राइट टू रिटेन आउट सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। मैंने क्या बोला था? जितना पैसा आया हम प्रिंसिपल को देंगे, हेलो, बट कुछ चीजें काट के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या काट के? एंड शैल हैव अ राइट टू रिटेन आउट ऑफ एनी सम रिसीव्ड on account of the principal in the business of the agency for the following payments or money due to himself in respect of advancement। मतलब उसने खुद ने कोई एडवांस किया था, यानी खुद के पॉकेट से खर्च किया था, राइट? तो इन शॉर्ट ये दोनों हो गया खुद के पॉकेट से जो खर्च किया था, और ये हो गया क्या? रेम्यूनरेशन। ये रिटेन कर सकता है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में भी। आकाश इज द फेमस मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर गुड्स। He appoints प्रशांत एज his एजेंट। अब देखो मैं धीरे धीरे एक ही चीज पढ़ के बता रहा हूँ, मैं हर चैप्टर में ये नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? He appoints प्रशांत एज his एजेंट। प्रशांत इज इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ रिकवरिंग मनी फ्रॉम वेरियस टेलर्स टू आकाश सेल्स लेदर गुड्स। प्रशांत इज पेड मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ कितना? 15,000। प्रशांत ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ रिकवर 60,000 रुपए, और आकाश को सिर्फ दिया कितना? प्रशांत को दिया कितना? आकाश को दिया कितना? 25,000 रुपए। तो क्या वो 15,000 रुपए काट सकता है? He has right to retain। right to retain remuneration। Whether act of person is valid? The answer is yes। इसके लॉ लिखना है ऊपर वाला। ओके, आगे बढ़े। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, बाकी सब जनरल पॉइंट है। जब तक रेम्यूनरेशन नहीं मिलता वो लीन कर सकता है। अरे लो, जब रेम्यूनरेशन नहीं मिलता वो लीन कर सकता है, ठीक है? उसने अब ये देखो, उसने कोई भी लॉफुल एक्ट किया होगा किसके बिहाफ में?
प्रिंसिपल के भी हाथ में, तो प्रिंसिपल उसे इंडेमनीफाई करेगा, ठीक है। या उसने गुड फेथ पे किया कुछ भी प्रिंसिपल के भी हाथ में, प्रिंसिपल क्या करेगा, उसे इंडेमनीफाई करेगा। या फिर प्रिंसिपल ने कुछ गड़बड़ी किया, उससे एजेंट को नुकसान हुआ, समझा क्या, या उसके निकले से एजेंट को नुकसान हुआ, सब केस में प्रिंसिपल उसे इंडेमनीफाई करेगा। ये देखो, A residing in Delhi appoints B from Mumbai as agent to sell his merchandise. As a result, B contacts to deliver the merchandise to various parties, but A fails to send the merchandise. यानी अब नेग्लिजेंस किसका है, प्रिंसिपल का, राइट, तो वो उसे इंडेमनीफाई करेगा। Where P appoints A as his agent and directs him to sell certain goods which is in fact turn out to be not those belonging to P. यानी टाइटल क्या था, डिफेक्टिव था, एजेंट को जो भी नुकसान हुआ प्रिंसिपल बियर करेगा। ए एम्प्लॉयज बी टू बीट सी, देख रहे हो क्या, एंड आगे से इंडेमनीफाई हिम ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। या इंडेमनीफाई करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इलीगल एक्ट है, इलीगल एक्ट में नो इंडेमनिफिकेशन। याद आएगा ये पॉइंट, लिखा हुआ है नॉट लायबल इन केस ऑफ क्रिमिनल एक्ट। Okay, A employs B as a bricklayer in building a house and puts up the scaffolding himself. The scaffolding जो भी होगा, कोई प्रोसेस होंगी, is unskillfully put up and B को उससे क्या हो गया, हर्ट हो गया। यानी एजेंट को जो भी नुकसान हुआ A कंपनसेट करेगा। ओके, डन। इन सब पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना, ड्यूटीज और राइट सब पे क्या आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो थ्योरी के एंगल से मत पढ़ो, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट देखो, करो, एग्जांपल देखो, राइट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं मोस्टली इस चैप्टर पे। अब प्रिंसिपल कब कब लायबल होगा, तो थर्ड पार्टी। नंबर वन, फॉर एक्ट ऑफ एजेंट, जो उसने अथॉरिटी के अंदर किया, राइट। एग्जाम्पल पढ़ लेना, सिंपल है। फॉर व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। When an agent does more than he is authorized to do, and when part of what he does which is within this authority can be separated from part which is beyond his authority, तो जो अथॉरिटी में है उसके लिए लायबल होगा, जो अथॉरिटी में नहीं है उसके लिए लायबल नहीं होगा। जबकि अगर सेपरेबल नहीं है तो क्या होगा, यहां पे सेपरेबल हो गया, ये इंटरेस्टिंग है। तो फिर नॉट लायबल फॉर होल ट्रांजैक्शन, समझा क्या। जैसे यहां पे 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया, 3 लाख का अथॉरिटी में था, 1 लाख का अथॉरिटी में नहीं था और सेपरेबल था, तो 3 लाख का लायबल होगा, 1 लाख का लायबल नहीं होगा। यही केस में 3 और 1 लाख का सेम चीज है फंडा, बट वो सेपरेबल नहीं था, दोनों भी मिक्स थे। उसमें से 3 लाख के मतलब कितने का 3 लाख के लिए था, कितने का 1 लाख के था वो पता नहीं है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट 4 लाख का था, तो पूरे के पूरे 4 लाख के लिए ही विल नॉट बी लायबल। When principal induces agent to believe unauthorized act where authorized, again सेम कहानी, wrongfully believe करवाया, प्रिंसिपल को जो भी नुकसान होगा उसे पे करना पड़ेगा। ओके, फॉर एजेंट्स फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और टॉर्ट्स, सीधा इस पे आ जाओ। मिसरिप्रेजेंटेशन मेड और फ्रॉड कमिटेड बाय एजेंट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस for the principal have the same effect on agreement made by such agent as if such misrepresentation or fraud has been made or committed by the principal। यानी अगर उसने यूजुअली कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, भली प्रिंसिपल बाद में उससे रिकवर कर सकता है। समझा क्या, ठीक है। सीधा आता हूं नेक्स्ट 2 कंसेप्ट है, बाकी सब खत्म हो गया आपका। नॉर्मली प्रिंसिपल के एक्ट में प्रिंसिपल लायबल होता है कि एजेंट के एक्ट में एजेंट लायबल होता है कि प्रिंसिपल लायबल होता है। क्वेश्चन है कब कब एजेंट पर्सनली लायबल होगा, और ये आ गया आपका थ्योरी क्वेश्चन। कब कब एजेंट पर्सनली लायबल होगा, दिख रहा है आप लोग को। निमोनिक क्या है, फीचर्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। निमोनिक क्या है, नंबर 1, अगर प्रिंसिपल कहाँ का है, फॉरेन का है,
ये रूल बना दिया भाई, हम कहा तो फॉरेन केस में थोड़ी जाएंगे कोर्ट में केस करने के लिए, हम तो इंडिया वाले को पकड़ेंगे, एजेंट को। ओके, इससे अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि प्रिंसिपल एजेंट विल बी पर्सनली लायबल। ए से है एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट, ये क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इररिवोकेबल एजेंसी। क्या बोलते हैं? एजेंसी। और ये मैं समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शall we? ये देखो नीचे ही आया है, और सेक्शन भी लर्न कर लेना। मैं से 3 सेक्शन लर्न करने बोला है आपको, मैंने इमरजेंसी वाला सेक्शन लर्न करने बोला है, ठीक है, यस। दूसरा मैंने आपको लर्न करने बोला है जहां पे वो सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है, और इमरजेंसी वाला सेक्शन भी लर्न करने बोला है। और सेक्शन 203 एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट, इसी को क्या बोलते हैं? इररिवोकेबल एजेंसी। क्या बोलते हैं सर? एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट क्या है? कपल मतलब एड अलोंग विथ इंटरेस्ट, ठीक है। केस देखना, बहुत बढ़िया केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखो, मुझे मेरे फ्रेंड से लेने थे 10 लाख रुपए। कितने? क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे अपने फ्रेंड से लेने थे कितने? 10 लाख रुपए। और फ्रेंड पे कर ही नहीं रहा, बहुत टाइम से पे नहीं कर रहा। मैं एक दिन पीछे पड़ गया, भाई पैसा तो पे करना पड़ेगा। फ्रेंड ने बोला एक काम कर, मेरा 2 एकड़ जमीन है, ठीक है, तू ये सेल कर दे, जितना तेरा पैसा निकाल दे और बचा हुआ पैसा मुझे दे देना। पॉइंट समझना, यहां मैं अपने फ्रेंड के बिहाफ में प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, आई एम एक्टिंग लाइक अ एजेंट। पर ये क्यों कर रहा हूं? मेरा भी ये इंटरेस्ट है, यानी एजेंसी अलोंग विथ माय इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज एजेंसी कपल विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? नॉर्मली प्रिंसिपल मर जाए तो एजेंसी खत्म हो जाता है, राइट? बट यहां पे अगर मेरा फ्रेंड की डेथ भी हो जाए फिर भी ये एजेंसी क्या रहेगी? वैलिड टिल दैट प्रॉपर्टी इज नॉट सोल्ड या टिल माय इंटरेस्ट इज बॉर्न बाय फ्रेंड और फ्रेंड के लीगल यार। समझा क्या? इसीलिए एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट को ही बोलते हैं इररिवोकेबल एजेंसी। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें एमसीक्यू आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। डन? तो फिर से आता हूं, एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट में लायबल कौन रहेगा? फुल्ली पर्सनली लायबल एजेंट, क्योंकि एजेंट ही सब कुछ कर रहा है। तीसरा जनरल पॉइंट है ट्रेड यूसेज और कस्टम, यानी कस्टम के हिसाब से कहीं कहीं अगर एजेंट पर्सनल लायबल होगा तो होगा। जनरल पॉइंट। यू से क्या लिखा हुआ है देखो, यानी अगर एजेंट ने नहीं बताया कि वो एजेंट है किसी का, यानी वो थर्ड पार्टी के एंगल से तो खुद ही एक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में फिर ठीक है प्रिंसिपल, भले प्रिंसिपल लायबल, प्रिंसिपल उसके लिए बाइंड होगा, बट कुछ भी गड़बड़ी हुई तो एजेंट विल बी पर्सनली लायबल। देखो, आर से रिसीव्स मनी और पे मनी बाय मिस्टेक और फ्रॉड। फ्रॉड और मिस्टेक केस में एजेंट पर्सनली लायबल होगा। वहां पे ऊपर आपने देखा था ना कि अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो प्रिंसिपल को पे करना पड़ेगा, पर बाद में वो रिकवर कर सकता है किससे? एजेंट से। ई से एग्जिस्ट, प्रिंसिपल डज नॉट एग्जिस्ट। कब? प्रमोटर देखा था जब कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, प्रमोटर भी हाथ में एक्ट करता है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, और कंपनी ने अडॉप्ट नहीं किया तो कौन लायबल होता है? प्रमोटर पर्सनली लायबल होता है। एंड लास्ट पर प्रिंसिपल कैन नॉट बी स्यूड, जैसे अगर आप माइनर और या इडियट के एजेंट हो, उसको उस पर केस नहीं करते तो फिर केस किस पे करेंगे? आप पे। ये लर्न करना क्या है? फीचर्स। ओके, कब कब एजेंट पर्सनली लायबल होगा। देखो, ये मेरा 19 में क्वेश्चन में है, ब्रीफली एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस वेयर एजेंट में बी हेल्ड पर्सनली लायबल। सीधा आते एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट, एग्जाम्पल पढ़ लेना। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं, राइट? सीधा सीधा क्वेश्चन है, डरने का नहीं, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। एक्शन ऑफ द एजेंसी शैल बी टर्मिनेटेड इन फॉलोइंग केस अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ए गिव्स अथॉरिटी टू बी टू सेल्स एज लैंड एंड टू पे हिमसेल्फ आउट ऑफ प्रोसीड्स। ये हो गया
एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। तो क्या ये रिवोकेबल है? आंसर इज नो, ए कैन नॉट रिवोक। नंबर 2, ए अपॉइंट बी एज एस एजेंट टू सेल एस लैंड, बी अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए अपॉइंट सी एज द एजेंट ऑफ बी। ये क्या हो गया? बस प्रॉब्लम यह है कि यहां पे लिखा हुआ है एज एजेंट ऑफ बी, एज एजेंट ऑफ बी, एज एजेंट ऑफ प्रिंसिपल नहीं बोला है, एज एजेंट ऑफ बी बोला। आफ्टरवर्ड ए रिवोक्स अथॉरिटी ऑफ बी बट नॉट ऑफ सी और स्टेटस ऑफ एजेंसी। ये सब एजेंट के सब्सिडियरी एजेंट है। तो सब एजेंट में तो अगर आपने बी को हटा दिया तो सी भी हट जाएगा, समझा क्या? बी इज एजेंट ऑफ ए एंड सी इज एजेंट ऑफ बी, हेंस सी बिकम्स सब एजेंट। Thus, when A revokes authority of B, वो ऑटोमेटिकली सब एजेंट की भी अथॉरिटी क्या हो जाएंगी? रिवोक हो जाएंगी। यहां पर देखो क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या हुई, उसने ऑथराइज किया था अपॉइंट करने के, राइट, बट यहां पर लिखा हुआ है एज एजेंट ऑफ बी। अगर वो होता है एज एजेंट ऑफ ए तो फिर ये क्या होता? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। समझा क्या? श्रेष्ठ बॉर्ड सम ऑफ ₹30 लाख फ्रॉम राज एजेंट टू सेल हिज लैंड। देखा, बोरो क्या 30 लाख रुपए पैसा पे नहीं करा था तो बोले मेरा लैंड बेच दे। ये कैसा कहाँ पड़ा था अपन ने? एजेंट्स कपल विद इंटरेस्ट। अब इस पे क्या होगा? वो मर देगा या रिवोक कर देगा? क्या ये रिवोक करना अलाउड है? नहीं। दैट्स इट, चैप्टर खत्म, सिलेबस भी खत्म। थोड़ा सा देखो भारी है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। इससे आता ही है, इससे आएगा या फिर कॉन्टैक्ट करके किसी न किसी से कंपल्सरी क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में आएगा। ओके, आप लोग क्या करोगे? ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे पूरे एमसीक्यूज। मैं पहले क्वेश्चन पूरे सॉल्व करा दिया, राइट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक और लेक्चर अपलोड करूंगा क्योंकि एक लेक्चर नंबर 42 to 43 में अपन ने पढ़ा था क्लास में, लेकिन वो मटेरियल ऑल्ट्रेशन वाला पार्ट नहीं आया हुआ है। मटेरियल ऑल्ट्रेशन हो गया, दूसरा आपका उसके बाद का हुंडी हो गया, और ड्राइंग केस ऑफ नीड हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक लेक्चर में और अपलोड करूंगा। बाकी अपने लाइब्रेरी अपना बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अपॉन फ्रॉम दिस मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। किसके? मैंने प्रॉमिस किया था आपको, जीसीए और आईओएस के। डन, ठीक है। अब 2 टेस्ट होने वाली है, 2 टेस्ट की पढ़ाई करो अच्छे से, 2 टेस्ट दो, क्लियर। 2 टेस्ट से पढ़ाई करो अच्छे से, दोनों टेस्ट दो। और इसको छोड़ के यूट्यूब पे मैं एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करने वाला हूँ आईसीआई का, ठीक है। आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करने वाला हूँ और वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। मैं 3 क्लास लेने वाला हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। एक तो करंट आरटीपी एमटीपी, ओके, इसमें बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के, राइट। उसमें मैं 2023 से लेके 23 से पूरा, आशीष बहुत सारे क्वेश्चन आ गए बट पूरे क्वेश्चन नहीं है, तो वो इसके अंदर नहीं रहेगा, वो अलग से भी यूट्यूब पे कराऊंगा। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिसमें पूरा आरटीपी एमटीपी कवर रहेंगे इस साल के, राइट। और एक एमसीक्यू बुकलेट और एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सेशन, ये 3 और करना है आप लोग को, ताकि बाकी रिविजन्स करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो। ये तुम्हें थोड़ा सा तुम लोग रिवाइज कर लो पहले, उसके बाद करेंगे, उससे क्या रिविजन भी हो जाएंगे अच्छे से आप लोग के। थोड़ा तुम्हारी पढ़ाई होने के बाद करेंगे तो मतलब है ना। तो मैं मोस्ट ऑफ ये दशहरे के नेक्स्ट डे कराऊंगा, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ। इस बार एक दिन पूरा लॉ का रिविजन भी हो जाएगा तुम्हारा उस बार, ओके। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम कब से है? 2 से है ना, तुमको बीच में वैसे भी आखिरी 4-5 दिन अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, उसके 1-2 दिन पहले तो लॉ पढ़ना ही पड़ेगा ना एक बार। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से पूरा लॉ का रिविजन हो जाएगा आपका, तो ऐसा मैं प्लान करता हूं, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर।